फ्लक्स को हम फाई ई से रिप्रेजेंट करते हैं। फाई मीन्स फ्लक्स और ई मीन्स इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस जो है किसी सरफेस से जब पास होती है, नॉर्मली जितने भी इलेक्ट्रिकल लाइंस पास होंगी उन नंबर ऑफ लाइंस को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, फ्लक्स को रिप्रेजेंट करते हैं फाई ई से। फ्लक्स क्या होता है, हमारे पास डॉट प्रोडक्ट होता है। किसका डॉट प्रोडक्ट होता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का और एरिया एलिमेंट का। एरिया एलिमेंट क्या होता है, कोई भी मेरे पास मान लो कि गिवन सरफेस है, ठीक है, और इस सरफेस के ऊपर मान लो कि मैंने ये कोई रीजन कंसीडर कर दिया, ये एरिया कंसीडर कर दिया है, ठीक है। मान लो कि इसका जो एरिया है वो है मेरे पास डेल्टा एस, ठीक है। अब इस सरफेस के ऊपर 90 डिग्री एंगल पे हम कोई भी एक वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करें, सरफेस से पूरा पूरा 90 डिग्री जो भी हम वेक्टर रिप्रेजेंट करेंगे, वो जो वेक्टर है उसको हम क्या कहेंगे, एरिया एलिमेंट कहेंगे। उस वेक्टर क्वांटिटी को हम क्या कहेंगे, एरिया एलिमेंट। एरिया एलिमेंट, एरिया वेक्टर जो होता है वो किसके इक्वल होता है, मैग्नीट्यूड इनटू में यूनिट वेक्टर। इस एरिया का कितना मैग्नीट्यूड है और इसका यूनिट वेक्टर यानी इसकी डायरेक्शन कहाँ है, इस तरह से हम एरिया वेक्टर को देखते हैं। तो जो हमारा फ्लक्स है वो एक्चुअल में क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है इलेक्ट्रिकल लाइंस का और एरिया वेक्टर का, ठीक है। तो हम अब हमें पता है, हमने मान लो स्मॉल एरिया एलिमेंट कंसीडर किया और यहाँ से मान लो कि बहुत सारी हमारी इलेक्ट्रिकल लाइंस क्रॉस कर रही हैं, ठीक है। ये मान लो कि हम मान लेते हैं यहाँ पे कि ये मान लो हमारी इलेक्ट्रिकल लाइंस है, बहुत सारी इलेक्ट्रिकल लाइंस यहाँ से क्रॉस करी और इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा है, ठीक है। तो जो हमारा स्मॉल फ्लक्स होगा, अब स्मॉल एरिया है तो फ्लक्स भी क्या होगा, स्मॉल फ्लक्स होगा। स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके इक्वल होता है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डॉट प्रोडक्ट ऑफ एरिया एलिमेंट। तो ये क्या आएगा हमारा ई डेल्टा एस कॉस ऑफ थीटा। और अगर हमें टोटल फ्लक्स लेना है तो जो टोटल फ्लक्स होगा वो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल फ्लक्स, और ये किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास ई, इस एरिया एलिमेंट का इंटीग्रेशन क्या होगा, एस कॉस ऑफ थीटा, सॉरी यहाँ पे कॉस थीटा आएगा। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिकल फील्ड में कितना एंगल है, आप कह सकते हो एंगल बिटवीन, ठीक है, एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड यूनिट वेक्टर, ठीक है। ई वेक्टर और यूनिट वेक्टर के अंदर कितना है, और ये यूनिट वेक्टर क्या होता है, नॉर्मल होता है सरफेस के, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी कितने नंबर, जैसे यहाँ पे कितनी लाइन क्रॉस करी, 1 2 3, तो ये 3 लाइनें क्रॉस करी है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इनको ही हम क्या कहते हैं, फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है हमारे पास, जो फ्लक्स है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय, और आप कह सकते हो डॉट प्रोडक्ट ऑफ एरिया वेक्टर, इन दोनों का क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है हमारा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट प्रोडक्ट ऑफ एरिया वेक्टर। हमें पता डॉट प्रोडक्ट क्या होती है, दो फिजिकल क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर और कॉस ऑफ थीटा। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है गॉसियस लॉ। गॉसियस लॉ क्या है, गॉस लॉ क्या कहता है हमारे पास, इसकी स्टेटमेंट है, इट स्टेट्स दैट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी गॉसियन सरफेस, किसी भी गॉसियन सरफेस से अगर हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, जैसे कि अगर मैं पॉइंट चार्ज कंसिडर करूँ और एक फिक्स डिस्टेंस पे लेके यहाँ पे चारों तरफ एक स्फीयर बना दूँ, ठीक है, 3D के अंदर, तो इस स्फीयर के ऊपर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा, तो इसको हम गॉसियन स्फीयर कह सकते हैं। कोई भी हम इमेजिनरी स्फीयर बना दे जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम है तो वो गॉसियन स्फीयर की तरह काम करेगा। तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो किसके इक्वल होगा, इज इक्वल्स टू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। क्यों, जो भी हमने क्लोज सरफेस बनाया उसके अंदर जो भी चार्ज एनक्लोज्ड है उसका 1 बाय एप्सिलॉन नॉट ले लो, ये हमारा क्या है, गॉसियस लॉ है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वो हम कैसे दे सकते हैं, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डेल्टा एस वेक्टर, हम इससे दे सकते हैं क्लोज इंटीग्रेशन, यानी क्लोज सरफेस की हम बात करें तो क्लोज इंटीग्रेशन लेंगे। और ये जो थ्योरम है ये क्या कह रही है, 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज के 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, इलेक्ट्रिक चार्ज को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्या उससे, और एप्सिलॉन कितना आ जाए यहाँ पे, 1 बाय एप्सिलॉन नॉट आ जाए। तो ये हमारे पास क्या है, मैथमेटिकल इक्वेशन है गॉसियस लॉ, ठीक है। दूसरा ये थ्योरम क्या कह रही है कि अगर किसी सरफेस के ऊपर चार्ज की वैल्यू जीरो है, चार्ज की वैल्यू जीरो है
तो सरफेस से जो इलेक्ट्रिकल फ्लक्स पास होगा वो भी क्या होगा, ज़ीरो होगा। जैसे कि मान लो कि मैं मान लेती हूँ ये मेरे पास कोई मेरे पास कोई क्यूब है, क्यूबिकल बॉडी है, जिसके ऊपर क्या है, एक तो माइनस क्या चार्ज है और एक प्लस क्या चार्ज है। जितना माइनस क्या उतना ही प्लस है, दोनों की अमाउंट क्या है, सेम है। तो टोटल चार्ज जो एनक्लोज्ड हो गया है सिस्टम के अंदर वो जीरो हो गया। तो इसका मतलब जो नेट फ्लक्स होगा इस सरफेस का, जो नेट फ्लक्स होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। अब नेट फ्लक्स जीरो कैसे हो सकता है, अब हमें तो पता है कि यहाँ पे दो चार्जेस हैं, बस उनका मैग्नीट्यूड जीरो हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड, नंबर ऑफ लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर कर रही हैं, उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, सरफेस से लीव करेंगी। इसी वजह से हमारा जो फ्लक्स है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, नेट फ्लक्स। क्योंकि जो एंटर करेंगे उनके लिए हम कैसा साइन यूज करेंगे, नेगेटिव साइन यूज करेंगे, और जो लीव करेंगे उनके लिए हम कैसा साइन यूज करेंगे, पॉजिटिव साइन यूज करेंगे। ठीक है, जब भी फ्लक्स क्या करता है, सरफेस में एंटर करता है तो उसके लिए नेगेटिव साइन यूज करते हैं, और फ्लक्स सरफेस को लीव कर रहा है तो हम कैसा साइन यूज करेंगे, प्लस। तो जितना लीव कर रहा है उतना ही एंटर कर रहा है उतना ही लीव करेगा। तो जिस वजह से हम क्या कहेंगे, नेट फ्लक्स क्या सरफेस का जीरो हो जाएगा। तो ये थी हमारी गॉसियस लॉ की स्टेटमेंट। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, हमें प्रूफ करना है गॉसियस, जो हमारा लॉ था, गॉस लॉ जो था, उसको हमें प्रूफ करना है स्फेरिकल सिमेट्रिकल क्लोज सरफेस के लिए। हमारे पास कोई एक स्फेरिकल सिमेट्रिकल सरफेस है, उसके लिए हमें प्रूफ करना है कि जो फ्लक्स है वो 1/ε0 टाइम्स चार्ज के इक्वल होता है। तो हम यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज कंसिडर करें, मान लो ये मेरा सेंटर है, सेंटर के ऊपर मेरा क्या है, एक प्लस क्या चार्ज है, और हमें पता है कि अब ये चार्ज है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, आउटवर्ड होंगी। ठीक है, इस तरह से रेडियली आउटवर्ड होंगी। अब मैंने इससे एक पर्टिकुलर डिस्टेंस, मान लो कि एक डिस्टेंस आर है, आर डिस्टेंस के ऊपर एक सरफेस कंसिडर कर दिया। अब ये जो सरफेस है ये किसकी तरह काम करेगा, गॉसियन सरफेस की तरह काम करेगा। ठीक है, ये हमारा क्या है, गॉसियन सरफेस है, जिसकी रेडियस कितनी है, आर है। ठीक है, जिसकी रेडियस कितनी हमने कंसिडर कर दी, आर कंसिडर कर दी। अब इस गॉसियन सरफेस के ऊपर मैंने, अब हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो आउटवर्ड है, रेडियली आउटवर्ड है। अब मैंने यहाँ पे क्या कंसिडर कर लिया, एक रीजन कंसिडर कर लिया, और मैंने कहा कि इस रीजन का जो एरिया है वो कितना है, डेल्टा एस है। ठीक है, और इसका जो एरिया वेक्टर है वो क्या है, डेल्टा एस वेक्टर। हमें पता है नॉर्मल होगा, उसकी डायरेक्शन भी यही होगी, क्योंकि हम सरफेस में, हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा चारों तरफ होगा, और जो सरफेस एरिया एलिमेंट है वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो कहीं पे भी हम ले लें एरिया एलिमेंट को, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया एलिमेंट दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, तो हमने क्या किया यहाँ पे, एरिया एलिमेंट कंसीडर किया है। तो हम सबसे पहले तो इस चार्ज का, ये जो भी हमारे पास, ये जो भी हमारे पास प्लस क्या वो चार्ज है, इस चार्ज का इस पॉइंट के ऊपर, यहाँ पे पी पॉइंट मान लेते हैं, इस सरफेस के ऊपर मान लो एक पी पॉइंट है, इस पी पॉइंट के ऊपर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो यहाँ पे आप लाइन लिख सकते हो, कंसीडर स्फीयर ऑफ गॉसियन स्फीयर ऑफ रेडियस आर विच एनक्लोज द पॉइंट चार्ज क्या हो एट सेंटर, इस स्फीयर के सेंटर के ऊपर क्या है हमारे पास, क्या चार्ज है। ठीक है, हम ये कह सकते हैं। अब हम क्या कहेंगे, यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है कहाँ पे, पी पॉइंट के ऊपर। अब हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे देते हैं हम, के क्यू, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर ये हो जाएगा। और मान लो कि इस तरफ हमारा जो यूनिट वेक्टर है कौन सा है, आर यूनिट वेक्टर है, इधर से इधर जो वर्क कर रहा है वो आर यूनिट वेक्टर है। ठीक है, अब जो यहाँ पे ds जो हमने यहाँ पे जो एरिया वेक्टर लिया है, एरिया वेक्टर क्या होगा हमारा, ds इंटू में एन यूनिट वेक्टर, इसके इक्वल होगा मैग्नीट्यूड इंटू में यूनिट वेक्टर। अब हम क्या निकालेंगे, स्मॉल फ्लक्स निकालेंगे, स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, जो भी पी पॉइंट के ऊपर एरिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, उसका डॉट प्रोडक्ट ले लो एरिया एलिमेंट के साथ। तो यहाँ पे इसको जब हम रिजॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर इंटू में आर यूनिट वेक्टर इंटू में ये आ जाएगा, इसका डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा डेल्टा एस इंटू एन यूनिट वेक्टर। तो यहाँ पे हम लेंगे के क्यू आर स्क्वायर, ठीक है, के क्यू आर स्क्वायर, और हमारे पास इंटू डेल्टा एस, यूनिट वेक्टर के बीच में क्या आ गया, डॉट प्रोडक्ट आ गया। अब हमें पता है यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हम कैसे उत्पन्न करते हैं, तो यूनिट वेक्टर का होगा फर्स्ट यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सेकंड यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड
इंटू में कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो एन यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन ये है, आर यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉस जीरो की वैल्यू 1। और हमने 11th क्लास में पढ़ा था यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है 1 होता है, तो इसका भी मैग्नीट्यूड 1, इसका भी मैग्नीट्यूड 1, कॉस जीरो की वैल्यू भी 1, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा वो कितना आ जाएगा, हमारे पास 1 आ जाएगा। तो जो हमारे पास जो स्मॉल फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स आया वो किसके इक्वल आया, के क्यू आर स्क्वायर इंटू में डेल्टा एस, ये आ जाएगा। और ये तो स्मॉल एरिया की, अगर मैं इस पूरे स्फीयर की वजह से, पूरे सरफेस एरिया की वजह से निकालना चाहती हूँ फ्लक्स, तो मैं क्या करूँगी, इसका इंटीग्रेशन कर दूँगी। तो अगर हमें क्या निकालना है, टोटल फ्लक्स थ्रू सरफेस एस, किसी एस सरफेस के लिए हमें निकालना है टोटल फ्लक्स, तो वो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल फ्लक्स। और कैसा इंटीग्रेशन होगा, क्लोज इंटीग्रेशन, क्योंकि सरफेस हमारा क्या है, क्लोज सरफेस है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, के क्यू आर स्क्वायर और डेल्टा एस का क्या है, क्लोज इंटीग्रेशन। जो कांस्टेंट क्वांटिटी वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएंगी, यानी कि आपका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा यहाँ से वो कितना आएगा, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डेल्टा एस। तो ये एरिया सभी एरिया को ऐड करेंगे तो हमें पता है स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है, स्फीयर का सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो हमारे पास जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा वो कितना आएगा, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर इंटू में 4 पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, के की वैल्यू ओपन करेंगे, हमें पता है के की वैल्यू क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, और जो टोटल फ्लक्स आया वो हमारे पास क्या आया, क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। और यही हमारी क्या थी, गॉस लॉ की स्टेटमेंट थी कि जो टोटल फ्लक्स होता है किसी गिवन सरफेस का वो क्या होता है, चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। नेक्स्ट टॉपिक है, हमें वेरिफिकेशन करना है, किसका वेरिफिकेशन करना है, गॉस लॉ का। गॉसेस लॉ है उसका वेरिफिकेशन करना है कि उसने कहा था कि अगर हमारा चार्ज जीरो है तो फ्लक्स भी जीरो होगा। तो इसके लिए हम क्या कंसिडर करेंगे, हम एक सिलेंड्रिकल रीजन कंसिडर कर लेते हैं। मान लो कि ये मेरे पास एक सिलेंड्रिकल रीजन है, ठीक है। तो इस सिलेंड्रिकल रीजन के 3 सरफेस हैं, सरफेस नंबर 1, सरफेस नंबर 2 एंड सरफेस नंबर 3। दो तो हमारे ये हो गए कर्व सर्कुलर सरफेस, और तीसरा क्या है, कर्व सरफेस। चलो जैसे ये है, एक सरफेस ये, एक सरफेस ये और एक सरफेस ये, 3 सरफेस हो गए। तो अगर हम इन सरफेस का एरिया एलिमेंट कंसिडर करें, इसका एरिया एलिमेंट क्या होता है, इससे बाहर की तरफ 90 डिग्री पे, तो इसका एरिया एलिमेंट ये होगा, ठीक है। इसको यहाँ पे इसका यूनिट वेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं, इसका यूनिट वेक्टर इस तरफ होगा, इस वाले सरफेस का यूनिट वेक्टर इससे बाहर की तरफ यहाँ। और अगर इस वाले सरफेस की अगर मैं बात करूँ, थर्ड जो सरफेस है यहाँ पे अगर हम इसका वेक्टर लें तो इसका यूनिट वेक्टर इस तरफ, इनकी यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन अलग अलग होगी, मुझे पता है परपेंडिकुलर। अब हम मान लेते हैं कि हम अज्यूम कर रहे हैं कि इस सिस्टम के अंदर कोई भी चार्ज नहीं है, चार्ज की जो वैल्यू है वो ज़ीरो है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो कहाँ से मूव कर रही है, आपकी यहाँ से फर्स्ट सरफेस से सेकंड सरफेस की तरफ जा रही हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ठीक है। तो इस सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, इस सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, और इस सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो जाएगी, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, हमें पता है अगर मुझे टोटल फ्लक्स निकालना है, आप यहाँ पे लिख सकते हो, कंसिडर सिलेंड्रिकल स्फीयर विद इट्स एक्सिस पैरेलल टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसकी जो सेंट्रल एक्सिस है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है, ठीक है, ये वाली सेंट्रल एक्सिस, ठीक है, ये लिखोगे। अब हमें पता है टोटल फ्लक्स क्या होगा, टोटल फ्लक्स होगा पहले वाले सरफेस का फ्लक्स यानी इस वाले सरफेस का, प्लस में सेकंड वाले सरफेस का फ्लक्स, प्लस में थर्ड वाले सरफेस का फ्लक्स, ये हमारा टोटल फ्लक्स होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे φ1 क्या है, सरफेस 1 का फ्लक्स है, φ2 क्या है, इस सरफेस का फ्लक्स है, और φ3 क्या है, ये जो कर्व सरफेस है इस वाले सरफेस का फ्लक्स है। तो अगर हम φ1 की वैल्यू देखें, φ1 में मान लो कि इसका जो सरफेस एरिया है वो S1 है, ठीक है, इसका सरफेस एरिया है S1। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है हमारा E मैग्नीट्यूड, इसका जो एरिया है S1। और अगर आप देखिए इसके यूनिट वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो एंगल है वो कितना है, 180 है। यहाँ पे अगर आप देखिए एंगल कितना है, 180 है।
तो हमें पता है हम यहाँ cos 180 लेंगे, cos 180 की वैल्यू होती है -1, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी ES। अब हम सेकंड सरफेस की बात करते हैं। तो हमें पता है सरफेस एरिया फर्स्ट वाले का और सेकंड वाले का सेम है, जैसा कि आप देख रहे हो ये और ये दोनों इक्वल होंगे सरफेस एरिया वाइज। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी E है, सरफेस एरिया S2 है, और यहाँ पे देखेंगे कि इस यूनिट वेक्टर के इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है, तो इसका मतलब यहाँ एंगल कितना हो गया हमारा 0 डिग्री। तो यहाँ पे क्या आएगा cos 0 डिग्री, तो ये आ जाएगा प्लस ES2। अब हमें पता है S2 S1 के बराबर है, तो इसे क्या लिख सकते हैं प्लस ES1 लिख सकते हैं। अब हम फाई 3 की बात करते हैं। फाई 3 में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी E है, क्योंकि हमने यूनिफॉर्म का, यूनिफॉर्म यानी हर पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है। सरफेस एरिया S3 है, और अगर आप यहाँ देखें इलेक्ट्रिक फील्ड और यूनिट वेक्टर के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री है, तो यहाँ पे आ जाएगा cos 90 वैल्यू 0, जिस वजह से ये फ्लक्स क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो अगर हम टोटल फ्लक्स निकालें तो टोटल फ्लक्स क्या होगा -ES1 प्लस ES2 S1 और प्लस 0, तो माइनस प्लस कैंसिल, टोटल फ्लक्स क्या आ गया 0 आ गया। और हमें पता है टोटल फ्लक्स 0 कंसीडर हो गया। अब है यहाँ से ये चीज़ हमें वेरिफिकेशन हो चुका है कि अगर किसी सिस्टम के ऊपर चार्ज की वैल्यू 0 है तो उसका जो फ्लक्स है वो भी क्या होगा, उसका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो भी क्या होगा 0 होगा। तो ये हमारे पास वेरिफिकेशन हो गया, क्योंकि हमने यहाँ पे कहीं पे भी सरफेस के ऊपर चार्ज को कंसीडर नहीं किया था। ठीक है, तो इस वजह से हमारा जो गॉस लॉ है यहाँ पे वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ गॉस। जो हमारा गॉस लॉ है इसकी इम्पोर्टेंस कहाँ है? इसकी जो इम्पोर्टेंस है उन सिचुएशन में है जहाँ पे कूलॉम्स लॉ से, जो हमारा कूलॉम्स लॉ था, जहाँ पे हम कूलॉम्स लॉ से हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट नहीं कर पाते, वहाँ पे उन रीज़न के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, गॉस लॉ को यूज़ करते हैं। ठीक है, क्योंकि इससे जो रिजल्ट हमें ऑब्टेन होते हैं वो बहुत ज़्यादा आसानी से ऑब्टेन हो जाते हैं। जस्ट सरफेस से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी होती है और एरिया देखना होता है हमारा कितना होता है, बहुत इजीली हमारे रिजल्ट हो जाते हैं। तो यही रीज़न है हमारे पास गॉस लॉ की हम एप्लीकेशन आगे स्टडी करेंगे। गॉस लॉ की हमारे पास एप्लीकेशंस हैं कौन कौन सी। सबसे पहले है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू लाइन चार्ज, सेकेंड है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू infinite plane sheet of charge, third है electrical intensity due to spherical shell, और fourth है electrical intensity due to solid sphere। तो ये चार एप्लीकेशन हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आती हैं और इनकी न्यूमेरिकल्स भी इंपॉर्टेंट है। तो एप्लीकेशन हम करेंगे। सबसे पहली एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी ड्यू टू अ लाइन चार्ज, और आप कह सकते हो इनफाइनाइट लॉन्ग लाइन चार्ज। तो मान लो कि ये हमारे पास कोई एक लाइन है और ये इसकी जो लेंथ है कहाँ से है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी इसकी लेंथ है। ठीक है, और इसके ऊपर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है वो यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है, लैम्डा है। तो मैंने क्या कंसिडर किया, इसकी एक पर्टिकुलर सेक्शन कंसिडर कर दिया मैंने, इसकी एक एल लेंथ का रीजन कंसिडर कर दिया इसको स्टडी करने के लिए। फिर इस वाले सेक्शन को मैंने क्या कहा, ए पॉइंट, और इस वाले सेक्शन को मैंने क्या कहा, बी पॉइंट कह दिया। ये 2 पॉइंट कंसिडर कर दिया। इसकी लेंथ बहुत सारी है बट हम एक सेक्शन को लेके चलते हैं। ठीक है, तो इसकी जो लीनियर है, अब हमने जो थिन चार्ज रोड कंसीडर की थी हमने, यहाँ पे हमने ये क्या कंसीडर की है, ये हमारे पास क्या है, थिन चार्ज रोड है। और हमने क्या कहा कि लैम्डा क्या है, इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी है। अब हमें पता है लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज डिवाइडेड बाय लेंथ। ठीक है, ये इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी हो जाएगी। और अब देखो, अगर आप यहाँ पे देखो, इससे इसके सेंटर से दूर हम मान लो हमने यहाँ पे एक पॉइंट कंसीडर कर दिया इस पी पॉइंट के ऊपर, इस वाले रीजन से, इस वाले पोर्शन से और इस वाले पोर्शन से, 2 ही पॉइंट को कंसीडर किया। इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, हमारी ये होगी। इसकी वजह से इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन हमारी ये होगी। और अगर आप देखें तो ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर ये एंगल है तो यहाँ पे भी इनका जो एंगल होगा थीटा, इसका यहाँ पे भी एंगल थीटा, तो ये 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में रिजॉल्व हो जाएगा। एक तो होगा थीटा के साथ वाला जिसे हम क्या कहेंगे, हमारा
E1 cos ऑफ थीटा, दूसरा होगा हमारा E2 cos ऑफ थीटा। सिमिलरली यहाँ पे होगा E1 cos ऑफ थीटा और इधर होगा E2 cos ऑफ थीटा। तो आप देखोगे कि ये वाले जो कंपोनेंट हैं ये एक दूसरे को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड का कौन सा कंपोनेंट है, ये वाला कंपोनेंट है। सेम अगर हम इस वाले को छोड़ दें, अगर हम नीचे वाले रीजन में आए तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ये है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है इस तरह से, इस वाली साइड से अप की तरफ है और इस वाली साइड से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, डाउन की तरफ है। इस तरफ कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नहीं है, तो हम यहाँ पे गॉसियन सरफेस जो कंसीडर करेंगे इस वाली चार्ज प्लेट का, चार्ज रॉड का गॉसियन सरफेस कैसा होगा, सिलेंड्रिकल सिमेट्री। मैंने आपको बताया था कि किसी भी अगर हमारे पास कोई लाइन का क्रॉस है तो उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, हमारा सिलेंड्रिकल होता है। तो इसका जो गॉसियन सरफेस होगा उसकी जो सिमेट्री होगी वो कैसी होगी, हमारी सिलेंड्रिकल सिमेट्री होगी, इस टाइप से होगी सिमेट्री। ठीक है, ये हमारी थिन चार्ज रॉड है जिसकी लेंथ L है और इसकी जो सिमेट्री है वो हमने कैसी कंसिडर की है, सिलेंड्रिकल सिमेट्री हमने इसकी कंसिडर की है। ठीक है, तो ये जो है सिलेंड्रिकल सिमेट्री किसकी तरह काम करेगा, गॉसियन सरफेस की तरह काम करेगा। और इसके तीन रीज़न हो जाएंगे, वही रीज़न नंबर 1, रीज़न नंबर 2 एंड रीज़न नंबर 3, तीन रीज़न हो जाएंगे। इस वाले एरिया, इस वाले रीज़न में अगर मैं कोई एरिया एलिमेंट लेती हूँ, मान लो मैंने ये एरिया एलिमेंट लिया तो इसका यूनिट वेक्टर इस तरफ होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या है हमारी, इस तरफ है। हम ऊपर वाला रीजन कंसिडर कर रहे हैं। और अगर ये वाला जो रीजन है इसमें अगर मैंने मान लो एरिया वेक्टर ये ले लिया, ये यूनिट वेक्टर है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दी गया है हमारी ये है। इस वाले रीजन के लिए मान लो कि यहाँ पे मैंने कोई रीजन ले लिया तो उसका यूनिट वेक्टर इस तरफ होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो इसका मतलब हमें पता चल गया इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहाँ पे कैसा है, इसलिए चार्ज का रेडियल है। और अगर लैम्डा क्या है आपका 0 से बड़ा है, यानी अगर चार्ज पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, आउटवर्ड बाहर की तरफ। और अगर लैम्डा लेस देन 0 है यानी कि चार्ज आपने नेगेटिव रखा हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इनवर्ड होगी, यानी एरो नीचे की तरफ आएंगे, अंदर की तरफ आएंगे। ठीक है, ये इसके अंदर आएगा। तो अगर आप देखें सरफेस की बात करें तो वो जो सरफेस है फर्स्ट और थर्ड, इन दोनों सरफेस में जो एंगल है हमारे पास किसके बीच में, यूनिट वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, वो कितना है, 90 है। और अगर हम सरफेस की बात करें, सेकेंड वाले रीजन की बात करें तो यहाँ पे जो एंगल आ रहा है हमारा किसके बीच में, यूनिट वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, वो कितना है हमारा, 0 डिग्री है। ठीक है, तो हम गॉस थ्योरम को अप्लाई करेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अप्लाई गॉसियस लॉ, गॉसियस लॉ को अप्लाई करेंगे। गॉसियस लॉ क्या कहता है कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो किसके इक्वल होगा, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डेल्टा एस ओवर एनक्लोज सरफेस, ओवर एनक्लोज क्वेश्चन सरफेस इज इक्वल्स टू चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमारे तीन सरफेस हैं, क्वेश्चन सरफेस के तीन रीजन है, तो हम इसको ओपन करेंगे। तीन रीजन कौन कौन से हैं, रीजन नंबर 1 जो क्या है हमारा ई डी एस। ठीक है, हम मैग्नीट्यूड में अगर बात करें ये ई वेक्टर डॉट डेल्टा एस वेक्टर, चाहे आप डेल्टा एस बोल दो चाहे आप यहाँ पे S1 बोल दो, ठीक है, अपनी मर्जी से यूज कर सकते हो, चाहे मैं डेल्टा एस बोल दूँ। सेकेंड सरफेस ई डॉट डेल्टा एस और थर्ड सरफेस ई वेक्टर डॉट डेल्टा एस क्यू बाय एप्सिलॉन, इसके इक्वल आ जाएगा। तो हम डॉट प्रोडक्ट को हटाएंगे, दो वेक्टर के बीच में, हमें पता है दो वेक्टर के बीच में जो डॉट प्रोडक्ट होता है उसको ओपन करेंगे। तो जो फर्स्ट सरफेस है, ठीक है, उसका क्या आएगा हमारे पास ई डेल्टा एस कॉस 90। इसी तरह हम सेकेंड सरफेस की बात करेंगे तो वो कितना आएगा हमारा ई वेक्टर, वेक्टर में मैग्नीट्यूड सॉरी, डेल्टा एस कॉस 0 डिग्री। और जो है थर्ड सरफेस है उसकी बात करें तो ये आएगा ई डेल्टा एस कॉस 90। कॉस 90 की वैल्यू 0 तो ये वैल्यू भी 0 हो जाएगी, ये वैल्यू भी पूरी 0, क्योंकि इसके मल्टीप्लाई हुए 0 मल्टीप्लाई समथिंग 0 होता है। और यहाँ आ जाएगा क्यू बाय
एप्सिलॉन नॉट, तो सिर्फ हमारे पास इसकी वैल्यू ही रहेगी। तो इसकी जो वैल्यू है cos 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो ये आएगा हमारा इंटीग्रेशन ओवर सेकंड सरफेस ई डेल्टा एस क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है तो इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएगा, जो कांस्टेंट क्वांटिटी इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे सेम है। सरफेस एरिया, सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि हमें पता है सेकंड जो रीजन है हमारा, देखो डायग्राम में ये फर्स्ट था, ये थर्ड था, ये सेकंड था, ये कर्व सरफेस है। कर्व सरफेस का एरिया कितना होता है 2 पाई आर एल, हमें पता है यही होता है हमारा। तो इसका आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू में 2 पाई आर एल, और चार्ज की जो वैल्यू है वो हम पुट करेंगे, हमें पता है लैम्डा किसके बराबर था क्यू बाई एल के, तो यहाँ से क्या की वैल्यू कितनी आ जाएगी लैम्डा इंटू एल, तो हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे लैम्डा इंटू एल डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, तो एल से एल कैंसिल, और फिर हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो आएगी वो कितनी आएगी हमारा 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा इंटू आर, इस वैल्यू को हम यहाँ लेके जाएंगे तो, और हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करें तो ये आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन आर। हमने यहाँ पे 2 से इसलिए मल्टीप्लाई डिवाइड किया क्योंकि हमें पता है हमें इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू कितनी होती है 9×10⁻⁹, तो ये न्यूमेरिकल आसानी से सॉल्व हो जाए इसलिए हमने 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया। तो ये हमारे पास किसकी आ गई है, किसी भी लाइन चार्ज या किसी भी हमारे पास कोई लॉन्ग चार्ज रोड हो, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड किसी गिवन डिस्टेंस से, दूर डिस्टेंस से, जैसे कि मान लो ये चार्ज रोड है और ये आर पॉइंट इससे दूर है, इस पॉइंट के ऊपर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इस फॉर्मूले की यूज करके निकाल सकते हैं। यहाँ से हमें पता चल गया इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर की पावर 1। तो इसका मतलब अगर हम इन दोनों के बीच में ग्राफ लें, इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में और रेडियस के बीच में अगर हम ग्राफ लें, तो जैसे जैसे आपका डिस्टेंस इंक्रीज होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती जाएंगे, कम होती जाएंगी। ठीक है, तो इस तरह से इनके बीच में रेसिप्रोकल ग्राफ आएगा। तो ये था आपका फर्स्ट एप्लीकेशन।